हम लोग कल की डेट में पढ़े थे। हम नोट्स ला दिए हैं। अभी सर के पास समय नहीं है, सर केमिस्ट्री का वो नोट्स निकाल रहे थे। आप लोग जाते समय या आज की डेट में या कल ले लीजिएगा। जितना जो डिटेल्स अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारा डिटेल्स इसमें है। एक बार नोट्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या अर्न करना है। इसमें क्या चीज़ दिया गया है, एकदम सरल भाषा में ये अपने हाथ से लिखे हुए हैं, कोई टाइप नहीं है। मेरा खुद का लिखा हुआ ये नोट्स है। और इसमें जो चीज़ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा डिटेल्स इसमें आपको मिलेगा। हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, अलैंगिक जनन को पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन में हम लोग ये देख रहे थे कि अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एकल जीव भाग लेता है। यानी कि जिस रिप्रोडक्शन के मेथड में सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये बाइनरी फिजन है, ये ASEXUAL एसेक्सुअल, REPRODUCTION एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है, मेथड है या काइंड्स है। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड या काइंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें बाइनरी फिजन पढ़ रहे हैं। फिजन्स क्या होता है, तो हमको बताए थे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर अर्थात विभाजित होकर जब अनुजात जीव या नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको फिजन कहेंगे या उसको विखंडन कहेंगे। अब बताए थे हम बैक डेट में भी कि विखंडन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीप्लाई फिजन्स। कल हम लोग बहुखंडन देखे थे। कल के डेट में जो हम लोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि मल्टीप्लाई फिजन होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बाइनरी फिजन है। इसमें ये बाइनरी का मतलब होता है द्विखंडन या द्विविभाजन। यानी कि अलैंगिक जनन की वह विधि या विखंडन की वह विधि जिसमें जीव शरीर का दो समान भागों में विभाजन होता है। ये अमीबा है। अमीबा एक जलीय एक कोशिकीय जीव है, जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, इसके शरीर का आकार अनिश्चित होता है। यानी कि ये निश्चित आकृति वाला नहीं होता है, अनिश्चित आकृति वाला होता है। इसके अंदर ये केंद्रक है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ की ये जो अमीबा का जो शरीर देख रहे हैं, ये अलग अलग विभाजन के प्रोसेस के अलग अलग अवस्था या स्टेज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमीबा क्या है, गोल, इसके न्यूक्लियस गोलाकार है, इसके शरीर की आकृति ऐसी देख रहे हैं। जब ये दूसरे स्टेप में गया है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस विभाजन की प्रोसेस की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडाकार हो गया, गोला से कैसा हो गया है, अंडाकार हो गया। और कल के डेट में ये भी हम जिक्र किए थे कि जब जो सेल होते हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के कोशिका द्रव के बीच जो गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, उसी को हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक कहाँ मौजूद होता है, तो कोशिका के कोशिका द्रव में। तो जब ये कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक है, जब ये विभाजन करेगा, तो इसके विभाजन के साथ साथ इसके अंदर मौजूद जो कोशिका द्रव होंगे या और कोशिका झिल्ली होंगी, उनका भी विभाजन होगा। जब ये थर्ड स्टेज में देखे हैं कि हम यहाँ पे जब ये आया है, तो देखिए ये इसके इसके ये विभाजन की प्रोसेस की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इसका संपूर्ण शरीर भी दो भागों में बंटने की प्रोसेस में है। तो ये देख रहे हैं क्या कि इसका न्यूक्लियस शरीर के आधे हिस्से में इधर और आधे हिस्से में इधर चला गया, और ये दो भाग में क्या हो गया, खंडित होकर यहाँ पे दो संतति कह सकते हैं अमीबा का निर्माण कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको संतति अमीबा, यानी और ये इसको हम लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, मातृ अमीबा, मातृ अमीबा, अमीबा। तो अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास हम नोट्स अवेलेबल है। इसको सर से बोल दीजिए, अपना जो छुट्टी टाइम लेते जाइएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो फिर हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। डाउट में जितना क्वेश्चन कीजिएगा ना, उतना ही हम बायोलॉजी में ओपन होखेंगे। वो जितना ओपन होखेंगे उतना ही और इजी बना देंगे इसको।
इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर का दो बराबर हिस्से में विभाजन होता है और दो बराबर हिस्से में विभाजन के फलस्वरूप अगर वो अनुजात जीव का निर्माण करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, या कह सकते हैं उसको द्विखंडन या द्विविभाजन। कल के डेट में हम लोग एक चीज और पढ़ लिए थे, कौन सी? कल के हम लोग डेट में पढ़े थे बहुखंडन या बहुविभाजन, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ में देखे थे। अब थोड़ा सा एक चीज जिक्र कर देते हैं जो बैक डेट में शायद हम ना बता पाए हों, अभी जिक्र कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका महत्व क्या होता है? महत्व, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सिग्निफिकेशन बोलिए, चाहे विशेषता भी बोल सकते हैं। तो दो चार टॉपिक हम बोल रहे हैं, लाइनिंग बोल रहे हैं, इसको सुनिएगा और अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप घर पे लिख लीजिएगा या वो चीज इसमें लिखा होगा आपको मिल जाएगा। हम समझा रहे हैं, उस पॉइंट को सुनिएगा एक एक करके, एक एक पॉइंट डील कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि एक ही जीव भाग लेता है। उसके बाद देखिए दूसरा होगा कि यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। मुख्य रूप से जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव का मतलब कि जो यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर में भी होंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर में वैसे जीव होंगे जिनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का ना हो, यानी ऑर्गन सिस्टम का जिनका शारीरिक संगठन ना हो, उनमें ये आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधि पाया जाता है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स होंगे, पौधे, पौधे में ये आपका अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। इससे उत्पन्न जो संतान होते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि संतति जिसको हम बोल रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। यानी कि यहाँ तक कि शारीरिक स्ट्रक्चर के साथ साथ, यानी शारीरिक बनावट के साथ साथ, ये आनुवांशिक दृष्टिकोण से भी ये अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, यानी हूबहू होते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी हम ये कह सकते हैं कि जब सिंगल पेरेंट्स जब संतति को जन्म देंगे तो ये जन्म देने के बाद उनके संतान में, यानी कि संतति में और उनके पेरेंट्स में अंतर हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। दूसरी अगला अगर टॉपिक इसके विषय में देखें, अगला स्टेप, तो इनमें जो युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक नहीं होते हैं, युग्मक, इसमें युग्मक नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि युग्मक इसमें फ्यूजन होबे नहीं करता है। यानी कि जैसे कि हम स्पर्म और ओवम का जिक्र करते हैं, जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्म और किसका, यानी कि ओवम का जिक्र करेंगे तो उनका फ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें दो दो अलग अलग पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल्स और एक फीमेल्स सेक्सुअल में। तो वहाँ पे युग्मक यानी गैमेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका फ्यूजन होता है, यानी कि संलयन होता है। यहाँ पे युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो पूछ देगा कि अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है, या पूछ देगा कि अलैंगिक जनन के क्या महत्व है, तो उसमें हम लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है, इसमें अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है ना, क्षमता होती है ना, बहुत तेज होता है। तेजी से ये संतान को जन्म देते हैं। जैसे कि बात कर चलते हैं बैक्टीरिया में, तो हम कल के डेट में मैथमेटिक कैलकुलेशन किए थे ना, मान के 2 × 2 × 2 × 2, अब ये करेंगे तो ये बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि इनसे संतान उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो तेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे कि आलू जो हम खेती करते हैं, आलू अभी खेती, अभी आलू निकाल रहे हैं फसल, तो मात्र 3 मंथ में हम उस फसल को निकाल लिए हैं। इसमें यानी कि आलू को हम लोग जब उसके कंद को जब मिट्टी के अंदर डाले, आइज वाले पार्ट्स को, तो उससे जो आलू निकला अभी जो हम लोग खेत से निकाल रहे हैं, उसमें बहुत कम समय लगा। जबकि उससे पहले हम गेहूं की अगर खेती किए हैं, जो बीज की बुआई किए हैं, तो उस फसल को हम लोग अभी नहीं निकाल पाए हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं, उनके जो उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है, या कह सकते समय जो दर होता है बहुत तेज होता है अलैंगिक जनन में। क्वेश्चन पूछता है आपको, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, आपके टेस्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या, कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर हम बाद में उसमें मिल जाएगा आपको, हम समझा देंगे कि करके। अभी अमीबा में द्विखंडन या द्विविभाजन हम लोग देख रहे थे। इनका संपूर्ण शरीर अगर यहाँ भी पूछेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कल के डेट में हाइड्रा बनाए थे तो आपसे पूछे थे कि इनमें कैसे हाइड्रा को हम कैसे, कितने हाइड्रा हैं,
तो आप बोल रहे थे कि सर नहीं, तो वो भी ऐसा ही है, अमीबा के अलग अलग क्या है, स्टेज हैं। ये एक ही अमीबा है, वो अलग अलग स्टेज में क्या हो रहा है, ये विभाजन करके दो संतति अमीबा का निर्माण कर लिया। तो ये हो गया अमीबा में द्विखंडन या द्विविभाजन। अब एक अगला रिप्रोडक्शन का इसका काइंड्स है, इसमें हम लोग को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन किस में होगा, तो कायिक प्रवर्धन होगा, इसको हम पेज को ही ले लेते हैं सीधा, यहीं से कर दें, इसी पे, सॉरी, हाँ एक देखिए, हम लोग में इसमें अगला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक, अलैंगिक जनन में जो अगला हम लोग को मिलेगा वो है कायिक, कायिक प्रवर्धन मिलेगा। ये सिर्फ प्लांट यानी पौधा में होता है, लिख देते हैं इस प्रकार का अलैंगिक जनन सिर्फ पौधों में होता है। छोटा छोटा टॉपिक हो, और आपको लगे कि चीज नहीं जानते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, बाकी बाकी सब टॉपिक इसमें है, एक एक लाइन आपको इसमें मिल जाएगा। ये प्लांट्स में होता है, पौधे में कायिक भाग। आप में से कोई बता सकते हैं पौधे का कायिक भाग कौन कौन सा होता है? जड़, तना, पत्ती, वेरी गुड। जड़, तना और पत्ती। पत्ती ऐसे लिखिएगा लो, ठीक है, पत्ती हर्षिकार से लिख दीजिएगा ना तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, हिंदी में पढ़ रहे होंगे। पौधे के कायिक भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती। अब यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ एक चीज बताते हैं, तना द्वारा, तना, इसको हम इरेजर लें, इसको घेर दें, मिट गया, फिर हम लेने यही वाला और लिखना शुरू कर दें, तना द्वारा, तना द्वारा। हम एक एक डिफिनीशन बता देंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करना, अभी आपको फिगर बना देते हैं, फिगर से समझाएंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे बेटर हुआ कलर के लिए इसी पे क्लिक करें ना, ग्रीन कलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या करें, फिर इसे क्रॉस कर दें। हम्म, जानते हो चौक वाला ठीक रहेगा ना, उसमें आसान रहेगा मिटाने में, हमको जगह जगह मिटाना पड़ेगा। पूरा मिट गया। क्या चीज मालूम हो सकता है, क्या चीज है आपके हिसाब से, क्या चीज हो सकता है ये?
इसमें अगर फिगर है ऐसे, अगर देखा जाए तो यहाँ से फिगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिगर निकालेंगे तो उससे बेटर ये आपका हो जाएगा। कभी देखें कि कैसा पौधा, कभी कहीं ध्यान में आ रहा है? आप लोग पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं, घर पे भी होगा। बता देते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है दूब घास है। आपको समझ में आ गया? दूब घास, इसमें जगह जगह नोड पाया जाता है, इसको बोल सकते हैं नोड, NODE, गांठ। और गांठ के नीचे से ये जड़ निकला है। ये जड़ भैया ज्यादा डीप नहीं जाता है, ज्यादा गहराई तक नहीं जाता है, इधर इस जमीन की सतह पे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी उधर से अगर हम पकड़े या इधर से पकड़े इसको खींचें, तो जहां जहां नोट्स होगा ना, वो जड़वा क्या होगा, उखड़ जाएगा, यानी कि जमीन की सतह से हट जाएगा। इसको क्या कीजिए कि कहीं से तोड़ दीजिए, कहीं से भी जहां से इच्छा करे आप वहां से तोड़ दीजिए, या किसी चीज से कट कर दीजिए, और उसको लेके जमीन के किसी दूसरे पार्ट, दूसरे हिस्से में लेके फेंक दीजिए। जब फेंकिएगा ना, तो वो नेचुरली तरीके से जब उसको नमी मिलेगा, अब प्रकाश और हवा मिलेगा, दो चीज, तीसरी चीज मिलेगा, मिट्टी से या बालू से अगर वो रिलेटेड होगा, तो जो तोड़ के फेंके हैं वो भाग भी वहां जाकर इस पौधे की तरह विकसित हो जाएगा। यानी कि ये नहीं कि वो सूख जाएगा। दूब घास कभी सूखता है, सूखने के लिए सूख जाएगा, लेकिन जैसे उसको नमी फिर मिलेगा ना, नमी और कहने का मतलब प्रकाश, ये दो चीज मिलेगा, अब मिट्टी के संपर्क में रहेगा वो, तो फिर हरा हो जाएगा। दूब घास में एक गुण है, दूब घास में एक गुण है कि जो अगर उसको लेके नोच कहीं से, अब दरवाजे के सामने उसको उखाड़ दिए, और उखाड़ के कहीं ले जाके फेंक दिए, और फेंकने के बाद उसको छोड़ दिए, फिर उसको नमी, मिट्टी और प्रकाश, ये तीन चीज उसको उपलब्ध करा दीजिएगा ना, तो पुनः वो ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले ही बता रहे हैं, उसके बाद आपको इसका प्रकार बता देंगे। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर के कोई कायिक भाग उससे विलग, विलग मतलब अलग और परिवर्धित होकर नए पौधे या नए प्लांट को अगर जो जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कोई भाग उससे विलग यानी अलग और परिवर्धित होकर, परिवर्धित का मतलब कि उससे विकसित होकर, उससे विकसित होकर, परिवर्तित का मतलब होता है उससे विकसित होकर अगर नए पौधे को जन्म देता है, तो इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन जो होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोग्रेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जब पौधे के किसी कायिक भाग से अपने आप कलिका, कलिका मतलब कि वही नोड या आंख जिसको आइज कह सकते हैं, अपने आप कलिका फूटेंगे, तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन को हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहेंगे। यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के कायिक भाग से, कायिक भाग का मतलब कौन सी, या तो उसके जड़ से, तना से, नहीं तो पत्ती से। जड़ से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, पत्ती से भी होगा, तना से भी होगा। तीनों का मेथ, तीनों का फिगर बना के तीनों समझाएंगे। जड़ द्वारा कैसे हो रहा है, तना द्वारा कैसे होगा, और पत्ती द्वारा कैसे। अभी तना द्वारा हो रहा है, इसमें आपको देखा जाए तो ये दूब घास में तना के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो पौधे की जब किसी कायिक भाग से अपने आप, यानी कहने का मतलब कि ऊपर कलिका निकल रही है, और पौधे के कायिक भाग से जब अपने आप कलिका निकल के और नए पौधे को जन्म देंगी, तो उसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूब घास में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। एक चीज और होता है जिसमें जड़ द्वारा होता है, उसका नामकरण, उसका नाम बता देते हैं आपको, वो भी फिगर बनाएंगे, लेकिन यहाँ उसको कट करने के बाद उसको नाम आप लोग जानते हैं, स्वीट पोटैटो का नाम सुने हैं? शकरकंद, फेमस वर्ड है शकरकंद। अगर ये नहीं वर्ड ये जानते होंगे तो अलुआ भोजपुरी में जानते होंगे ना, अलुआ, अभी सरस्वती पूजा में प्रसाद में आप लोग उसका उपयोग किए होंगे। शकरकंद में, शकरकंद का पूछेंगे कि कौन सा हिस्सा आप खाते हैं, इसका कौन सा भाग खाते हैं, शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं? हैं? जड़ खाते हैं। वो जड़ मोटा क्यों रहता है, रीजन क्या है? वो मोटा, देखिए क्या क्या चीज शकरकंद, क्या क्या चीज रहता है, देखिए बताते हैं। मोटा होगा, स्थूलित होगा, और कंदिल होगा, कंदिल।
ये सब चीज लिख दिए हैं, केवल समझा देते हैं, आप समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा नोट में एक एक लाइन लिखे होंगे। शकरकंद मोटा, स्थूलित और कंदिल होता है। शकरकंद का हम लोग जड़ वाला हिस्सा खाते हैं। जड़ क्यों खाते हैं? तो देखिएगा, हम यहाँ अगर बात करें तो पौधा में पत्ती भोजन बनाता है। पौधा में पत्ती जो है वो भोजन बनाता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जब वो अपना भोजन बना लेगा, तो भोजन बना लेगा तो इसके अंदर पत्ती में एक संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है पत्ती में? क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये ग्रीन होता है, लाल होता है। इससे जब ये भोजन अपना बना लेती हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, तो इस भोजन को शरीर के स्टोर जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि संचय अंग जिसको बोलते हैं हम लोग संचय अंग, तो पौधे का संचय अंग जड़ होता है। ये संचय अंग यानी कि भोजन का जहाँ स्टोर किया जाता है, भोजन को जहाँ पे स्टोर यानी इकट्ठा किया जाता है, वो संचय अंग होता है। तो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम टिश्यू, जानते हैं ना? फ्लोएम, पौधों में संवहन ऊतक दो तरह का होता है ना, एक जाइलम और दूसरा कौन सी? फ्लोएम, इतना मालूम होगा। तो जो फ्लोएम ऊतक क्या करता है कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का संवहन क्या करता है, पौधों के जड़ की ओर, जड़ की ओर लेके आएगा। जड़ में भोजन क्या होगा? स्टोर होगा। जब भोजन कहीं पे स्टोर होगा, मान कर चलिए कि हम लोग का शरीर है, इसमें शरीर के अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। जब ये कोशिका विभाजन ये जो नेचुरली तरीके से होगा ना, तो नियमित और नियंत्रित तरीके से होगा। नियमित भी होगा और नियंत्रित तरीके से होगा। लेकिन कभी कभी यही कोशिका विभाजन हमारे बॉडी के अंदर किसी कारण से अनियमित और अनियंत्रित तरीके से होने लगेगा। जब अनियमित और अनियंत्रित तरीके से होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा कि उस सेल को कहीं जगह चाहिए रहने के लिए, स्टोर होने के लिए। तो शरीर में किसी भाग में जाके स्टोर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है ना, वहाँ पे गांठ बना लेता है। उसी गांठ को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं ट्यूमर या मस्सा कहते हैं। ट्यूमर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्यूमर के कारण मस्सा होता है और दूसरे ट्यूमर के कारण जो हम लोग को कैंसर बीमारी होती है। तो इसी प्रकार से मान कर चलिए बबुआ कि जब ये पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पत्ती द्वारा भोजन जब बना लेंगे पत्ती, तो इस पत्तियों से भोजन को फ्लोएम उत्तक पौधे के संचय अंग तो कहाँ लेके आएंगे? जड़ में। तो शकरकंद जो है, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो या आलूआ कह रहे हैं, इसमें भोजन संचय के कारण ये शकरकंद मोटी, स्थूलित और कंदिल, कंदिल का मतलब होता है गुद्देदार, यानी कि मोटी, स्थूलित और कंदिल हो जाएंगे। एक होंगी कैसे, इस चीज को हम बता देते हैं आपको। ये जो यहीं पे बना देते हैं, ये तो हरा नहीं होता है ना, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करें, ये कौन सा ले लें? ये कलर ले लेते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। कुछ दिन के अंदर हमको ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ये मोटा हो जाएगा, स्थूलित हो जाएगा और कंदिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर निकालना है, ग्रीन ले लेते हैं। आप लोग कभी भी आलू की खेती जब करते होंगे, तो आलू को जो मिट्टी के अंदर डालने से पहले आप स्वच्छ आलू को चुनते होंगे, वैसे आलू को चुनते होंगे जिसके अंदर, कहते हैं ना हम लोग देहात में, कौन सी की, जौन में आँख हो, जौन में आइज वाला भाग हो। आइज वाले भाग को कैसे देखेंगे? तो आलू के जिस भाग में जहाँ गर्त बना होगा ना, गड्ढा हल्का होगा, वहां पे हल्के से नोट्स दिखाई देंगे। तो उसी को हम ऐसे तरीके से काटेंगे कि वो वाला हिस्सा नहीं कटे, यानी कि वो आँख वाले हिस्से बचा के रखेंगे। उसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं, तो आलू अलुआ को, स्वीट पोटैटो को देखिएगा ना, तो उसमें भी जगह जगह कहीं पे गर्त होगा, धसा होगा, वहां से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी।
अपस्थानिक जड़ रूट से निकलेगा, क्योंकि रूट मिट्टी के भूमिगत यानी कि ग्राउंड की ओर ग्रोथ करता है। इसके ऊपर से ये शूट निकलेगा, शूट का मतलब परो, SHOOT, शूट। ये कहाँ होगा? जमीन के ऊपर होगा। इसमें जैसे कि हम आलू के कंद को हम छोटे छोटे टुकड़े काट कर यत तत यहाँ लगा दिए, फिर वहां लगा दिए, वहां लगा दिए, और लगाने के बाद जब हम उसकी कुराई करते हैं यानी कि आलू के फसल को निकालते हैं, तो हम एक छोटा सा कंद डाले हुए रहते हैं और वहां से हमको बहुत सारे आलू की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें जड़ द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। यानी कि कायिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधे के कहाँ से, यहाँ से, तो ये देखिए आलू के एक कंद वाले हिस्से से नीचे की तरफ, शकरकंद से नीचे की तरफ क्या लिखेगा? अपस्थानिक जड़ निकलेंगे, और ऊपर क्या निकलेगा? सूट यानी परो निकलेगा। और इस प्रकार जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट होगा ना, तो इसको बोलेंगे कौन चीज? शकरकंद में कौन किस द्वारा? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। दूब घास में किसके द्वारा? तना द्वारा। शकरकंद में किसके द्वारा? जड़ द्वारा। यानी कि हम लोग को पूछेगी कि शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो जड़ वाला हिस्सा खाते हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कौन सी है? दूसरा बात आते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हम दो दो चीज का उदाहरण दिए, एक जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन और दूसरा कौन सी? तना द्वारा। पत्ती द्वारा नहीं, तना द्वारा। पत्ती द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। पत्ती द्वारा किस में होगा जानते हैं लोग? आपके पास नहीं, पेड़ देखे हो, नाम सुने होंगे लोग, 10th क्लास में पढ़े हैं। देखिए वो ऐसा होता है वो। इसके अंदर से गांठ पर से रूट से निकलता है। ब्रायोफिलम का नाम सुने हैं? ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। या आपके पास कौन सी, कौन प्लांट आप बोलते हैं कि मेरे पास प्लांट है? कौन सी? मनी प्लांट। मनी प्लांट की पत्ती को देखे हैं कभी? उसकी पत्तियां को जो तना होता है, तनवे पे देखिएगा पतला पतला रेशा निकला होगा। अब ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी होगा उसमें, तो इसको नोट कर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा कि ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। हम यहाँ नोट डाल देते हैं, ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दूब घास में किसके द्वारा होगा? इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, बाकी सब उसमें लिखा हुआ है। लिख लीजिए दूब घास में, दूब घास में, दूब घास में तना द्वारा, दूब घास में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। दूब घास में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। दूब घास में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। उसके बाद लिख लीजिए नोट, अगला डाल दीजिए, लिखिए शकरकंद में, शकरकंद में, शकरकंद में अपस्थानिक जड़ द्वारा, अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ द्वारा, अपस्थानिक जड़ द्वारा अपस्थानिक जड़ द्वारा, अपस्थानिक जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। 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 एक बार पुनः रिपीट करें कि समझ में आ गया कि आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं ना है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पढ़ा दे, आर्टिफिशियल, उसको समझा दे, उसका भी होगा इसमें नोट। ये प्राकृतिक में कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी कि स्थूलित, मोटा हो जाता है ना। मोटा में देखिए, एक मोटा में एक होता है कि एक जो रूप, जैसे बोरी में कोई सामान भरिएगा तो उसका जो पूरा फुल बोरा हो जाएगा ना, तो प्लेन हो जाएगा चारों तरफ।
इसमें क्या होता है देखिए कि कहीं पे गांठ बना रहे, कहीं तो मोटा होता है, कहीं मोटा हो, कहीं पतला हो जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, उसको स्थूलित कहेंगे। कंदिल मतलब गूदेदार होइएगा, मोटा समझिएगा। तो ये इस तरह की आकृति, यानी कि सेम आकृति का एक साइज आकृति का वो नहीं बनाता है, कहीं पे धसा होता है, कहीं पे मोटा सिकुड़ा होगा, तो उसी को बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कायिक भाग, कायिक मतलब जड़, तना अथवा पत्ती वाला भाग, उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे को जन्म देता है, तो इस प्रोसेस को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसको कहेंगे? तो कायिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पादप शरीर के किसी भाग से जब अपने आप कलिका फूटेंगी और नए पौधे को जन्म देंगी, तो उसको बोलेंगे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जैसे कि दूब घास में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया, और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो में हम कह सकते हैं कौन चीज, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और ब्रायोफिलम की पत्तियों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए हुआ, कायिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें किसान अपने से, तो किसान मतलब क्या, जो खेती करते हैं किसान अपने से कलम द्वारा, नहीं बदल देते, रुक जी ना, कलम द्वारा, यहाँ कुछ चीजें हैं इसलिए नहीं बदल रहा है, कलम द्वारा, देखिएगा, दाब लगाना, दाब लगाना है, कलम द्वारा दाब लगाना, रोपण, रोपण। अब इसका मतलब समझिए, तीनों का मतलब बता रहा है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब बता रहा है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें किसान अपने से, किसान मतलब कि हम भी किसान हो सकते हैं, आप लोग भी किसान हो सकते हैं, कोई किसान हो सकता है, किसान अपने से कलम द्वारा, यानी कलम द्वारा का मतलब, कलम मतलब ये वाला कलम नहीं, कलम का मतलब कटिंग, उसको बोलेंगे कटिंग, कलम द्वारा दाब लगाना और रोपण विधि द्वारा नए पौधे को, अगर कहते हैं मतलब कि नए पौधे को उगाते हैं, वहां पे उगाना कहेंगे, वहां जन्म देना नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो जन्म नहीं ना देंगे, हम लोग उस पौधे को क्या करेंगे, उगाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब पेज लेके अब बता देते हैं आपको। ओह सॉरी, रुके रुके, अब देखिए, आपको बोले ना कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में ग्रीन था ना, हाँ ग्रीन है, ये हम लोग लगाते हैं, देखिएगा, इसको कर देते हैं।
हम लोग ये अपने से कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं। गुलाब का पौधा सब कोई देखे हैं। जब हम मान के चलिए कि आपके पास रेड कलर का गुलाब, मोस्टली हर हर किसी के पास रेड कलर का गुलाब होता है। किसी ऐसे मित्र रेड कलर का मोस्टली किसी दोस्त के पास जाते हैं तो हमें कभी वाइट कलर का गुलाब भी मिल जाता है। वाइट कलर का गुलाब जब दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक शायद हम तो नहीं देखे हैं, ब्लू देखे हैं, लेकिन जब व्हाइट कलर की बात बता रहे सुनिए ना, व्हाइट कलर के जब गुलाब देखते हैं तो हम उससे अपने दोस्त से बोलते हैं कि इस पौधे को हमको भी लगाना है। तो दोस्त कहता है कि 2 मिनट रुका, हम तरह के क्या कर देते नहीं, एक बार दाब काट के देते नहीं। वो बोलता है भोजपुरी में कि उसका दाब काट के दे रहे हैं, यानी कि उसका तन्ना काट के दे रहे हैं। ये कलम का मतलब होता है कि कायिक प्रवर्धन के लिए, यानी कायिक प्रवर्धन क्रिया के लिए तन्ने के जब हम 12 इंच से 1 फीट के बराबर होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट या उससे कुछ लंबे और तन्ने के भाग को अगर टुकड़े को करेंगे ना तो उसको हम पौधे का क्या कहेंगे, उसको दाब कह सकते हैं, उसको कलम कह सकते हैं। हम उसको काट के लाएंगे, काट के लाने के बाद हम उसको लूज सॉइल यानी कह सकते हैं गिल्ली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी या बालू में, या बालू, बालू में उसको क्या करेंगे, उसको रोपेंगे। बालू में क्या करेंगे, उसको रोपेंगे। रोपेंगे रोपने के कुछ सप्ताह के अंदर, तो ये देखिए जब आप रोप दीजिएगा ना तो 2-3 दिन के अंदर ये आपको देखेगा कि सूखने लगा। इसके अंदर जो लिप्स दिखाई देगा वो भी लगेगा कि ब्राउन कलर का होगा, लगेगा कि अब खत्म हो जाएगा, पौधा नहीं लगेगा। लेकिन 1-2 सप्ताह वेट कीजिएगा तो इसके मिट्टी के अंदर से ये पतले रेशे निकलेंगे, यानी कि उसी को बोलेंगे जो जड़ हो जाएगा। ये जड़ है। जब ये जड़ निकलना शुरू हो जाएगा ना तब इसके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये ग्रीन कलर में आने लगेगा। ये रेड रेड डॉट डॉट की मतलब समझते हैं क्या चीज है? ये जो ऐसा तन्ना है जो पौधे को अपने आप को यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके पूरे शरीर पर सूल लगा होता है, जिसको हम लोग कांटा कहते हैं। कांटा, कांटा, या इसको कह सकते हैं हम सूल कह सकते हैं, या इसको सूल कहिए, सूल। स्पाइनी होता है जिसे मतलब नुकीला जिसको बोल सकते हैं। ये आपको पहले ये भी सूखने लगेगा, जैसे ये आपस इसके अंदर से रूट्स निकलेगा, जड़ निकलेगा, तो पुनः ये रेड कलर रेडिश होने लगेगा, यानी कि लाल होने लगेगा। ये कलिका निकल जाएंगे जगह जगह से, यानी कि छोटे छोटे लिप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये कुछ जब मंथ हो जाएगा तब ये क्या होगा, एक छोटा सा पौधे का रूप धारण करेगा। इसके साइड से स्टेम यानी तन्ने निकलने शुरू हो जाएंगे। कुछ महीने, 2-3 महीने हो जाएंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि जहां से हम इसको काट के लाए थे, जिस तरह से हम इसको काटे थे जिस मेन प्लांट से, उस तरह का ही पौधे का रूप धारण कर लिया है। तो इस तरह से इसमें बोलेंगे किसके द्वारा, कलम द्वारा। कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कलम द्वारा कौन चीज, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये नेचुरली तरीके से नहीं होगा। अगर हम, जब तक हम किसान अपने से इसको कट करके नहीं लाएंगे और कट करना ला के अपने से नहीं इसको रोपेंगे, तब तक इसमें रिप्रोडक्शन क्रिया नहीं हो सकती है। हाँ, उसके जहाँ लगाएंगे वहां से साइड से आप निकले हुए देखे होंगे, 2, 4, 5, 10 भी निकले हो सकते हैं तन्ना, लेकिन हमको दूसरी जगह उसको लगाना है तो हम उसके क्या करेंगे, कलम के टुकड़े को लाएंगे, उसके तन्ने के टुकड़े को जिसको हम कलम का रूप दे देंगे। कलम का मतलब, रूप देने का मतलब क्या, वो आपको कह सकते हैं कि कुछ इंच लिख सकते हैं, कुछ इंच से लेके, यानी कि 1 हाथ के बराबर हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। इससे हानि भी है। इससे हानि क्या है देखिए बता रहा है। लाते समय जब हम वहां से किसी के पास से लाएंगे लगाने के लिए, और खुदा ना खास्ता मेरे पास अगर समय नहीं रहा तो एक कायिक भाग है, क्योंकि तन्ना है तो कायिक के भाग है, इसके सूखने का खतरा रहेगा। अगर एक बार जब पूरा लगाने से पहले ही अगर सूख गया तो फिर इसको लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पौधों में ये कौन सी है, ये आपको किसके द्वारा, गुलाब के पौधों में कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ कलम को कटिंग लिखिएगा, तो कॉपी में कलम लिख दीजिए, पेन लिखा जाए परेशानी पड़ जाएगी। गुलाब के पौधों में कलम द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब ये तो हो गया कौन सी, कलम द्वारा। एक चीज और है, आपको बताए थे कलम द्वारा के बाद एक बार कौन सी बताया, दाब लगाना। दाब लगाना, इसको बोलेंगे लेयरिंग। हाँ, लेयरिंग कौन सी में करते हैं लोग, एक सब्जी खाते हैं, लंबा स्टिक की तरह होता है, रेशेदार होता है, खाना सब कोई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो सीजन है उसमें खाना आपको नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि चेचक का प्रकोप जब बढ़ेगा ना तो चेचक में काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक, और हिंदी में बोलते हैं उसको कौन चीज, सजन। हाँ, जिसको सजना। उसके तना को देखे होंगे आप, कहीं से पेड़ लगाना होगा ना तो उसका थाला नहीं लेके आएंगे, जड़ से ही नहीं निकाल के लाते हैं,
उसको उसकी शाखा ही लेके आते हैं। ये जो छोटा वाला नींबू खाते हैं, लेयरिंग, पौधों में दाब लगाना, इसका डिफिनीशन बता देते हैं। पौधों में दाब लगाना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ऐसे पौधों के तने से शाखाएं विकसित की जाती हैं, जो शाखा निकली होती हैं उस शाखा से जड़ें विकसित की जाती हैं, जो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होता है। देखिए उस फिगर को बना देते हैं, फिगर बना के तब समझाएंगे, बेटर समझ में आएगा। यही बना देना, यहाँ बना देते हैं। देखिए वो इधर पौधों में दाब लगाना यानी कि लेयरिंग जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ऐसे पौधों के तन्ने के शाखा के ऊपर, ये पौधा हो गया, इसका तन्ना हो गया, तन्ना से ये शाखा निकला, शाखा के ऊपर जड़ें विकसित की जाती हैं जो अपने पेरेंट प्लांट से यानी कि जनकीय पौधा से अलग नहीं होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, पौधों में दाब लगाना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पौधों के तन्ने के शाखा के ऊपर, भाई पौधा का तन्ना हो गया, इस शाखा हो गया, इस शाखा के ऊपर जड़ें विकसित की जाती हैं, यानी रूट्स विकसित किया जा रहा है जो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होगा। जब तक इसमें रूट्स विकसित होगा तब तक ये अपने पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी मटेरियल्स है वो तब तक प्राप्त करेगा। जब इसके अंदर यहाँ रूट्स विकसित हो जाएगा तब हम इसको यहाँ से कट करके मिट्टी सहित किसी दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोसेस है ये किस में होगा, ये हो जाएगा आपको चमेली में। चमेली का पौधा देखे होंगे लोग, चमेली में दाब लगाना, चमेली में दाब लगाना, चमेली में दाब लगाना यानी चमेली के पौधों में ये इस तरह का रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो पौधा होगा, मेन प्लांट्स होगा, उसका जो तन्ना होगा, तन्ना से जो शाखा निकली होंगी उस शाखा के ऊपर जड़ें विकसित की जाएंगी जो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होंगी, वो ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होंगी। और जब ये विकसित हो जाएंगी तब इसको हम यहाँ से कट करके हम दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम कौन चीज, दाब लगाना। अब एक और विधि बताए थे, उसको बताए थे कटिंग। अभी समय है ना, देखिए कटिंग वाला भी समझा देते हैं ताकि आप लिख लीजिएगा अपना। कटिंग को देखिए कैसे कर सकते हैं, ये गुलाब का तिथि लिए थे, इसी पर समझा देते हैं। बैट देखे हैं, बैट, बैट जो बल्ला को हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो चकला होता है, मुठा पतला होता है ना, मुठा वाला जो जहाँ मुठा लगाया जाता है बट्टा चकले वाले में, उसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी होगी, दोनों साइड से ऐसे ऐसे होता है ना, इस प्लेन टाइप का, इस साइड टाइप का, इसी टाइप का होता है। अब ये देखिएगा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कैसे होगा, ऐसे होगा। अब बताइए इस भी को इसके अंदर डाल सकते हैं। भोज खाने जाते हैं ना, भोज खाते हैं तो ग्लास मिलता है ना, ग्लास, प्लास्टिक वाला ग्लास, तो उसको क्या करता है लोग, ग्लास एक में पैक करके लाता है और खींचता है, यानी एक ग्लास को दूसरे के अंदर क्या किया जाता है, बैठा दिया रहता है। ये 10,000 चेयर की जरूरत है और उसको अलग अलग करके लेके जाना है, तो उसके लिए कितना गाड़ी ट्रेन लग जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, एक चेयर को 10 चेयर को पैक कर देता है, यानी कि एक के दूसरे ऊपर पैक हो जाता है। तो इस भाग को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से आकर बैठ जाएगा, जैसे गिलास बैठता है तो बैठेगा ना, तो इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। इस प्रैक्टिकल को भी घर पे कर सकते हैं। जैसे इस तन्ना को काट के लाइएगा, गुलाब के एक तन्ना को, उसको 2 शेप में काटिएगा, एक को ऐसे काटिएगा और एक को ऐसे काटिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि जैसे ये हो गया तो ई वाला भी आकार में काटिए, ऐसे ऐसे निकला होना चाहिए। इसके ऊपर क्या कीजिएगा, इसको बैठा दीजिएगा तन्ना को, और एक कॉटन का कपड़ा लीजिएगा रिबन टाइप का पतला, और उसको क्या कीजिएगा कि पानी से भिगो दीजिएगा और उसको निचोड़ दीजिएगा। और निचोड़ने के बाद, ये निचोड़ने के मतलब उससे पानी निकाल दीजिएगा, हल्का सा धूप में उसको सुखाइएगा जिससे पानी नमी पूरा नहीं खत्म होना चाहिए। और जैसे हम लोग हाथ में कहीं कटता है तो बंडेज करते हैं ना,
तो ऐसे इसको बंडेज कर दीजिएगा। अब बंडेज करने के बाद उसको एक गमला लीजिएगा और गमला में आसानी से लगा दीजिएगा। कहीं पर गमला में इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई छोटा बच्चा फिर जाके उसको हिलाए डुलाए ना। गमला में लगाइएगा तो फिर अपना छत पे या अगल बगल ऐसी जगह सुरक्षित जगह उसको रख सकते हैं। तो वहाँ गमला में लगा दीजिएगा। लगाने के कुछ सप्ताह बाद पट्टी को खोलिएगा और अध्ययन कीजिएगा ना, तो जानते हैं जहाँ से वो कट किए थे अगर वो सही तरीके से बैठ गया होगा ना, तो उसके नीचे से, यहाँ से, इसके ऊपर से कलिकाएं निकलेंगी और ये लाइनिंग आपको नहीं दिखाई देगा। इसको हम बोलेंगे कौन सी, इसको बोलेंगे हम ग्राफ्टिंग कह सकते हैं, GRAFTING, ग्राफ्टिंग ऐसी कहते हैं, रोपण। इसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। कभी देखें हैं पौधे का दो हिस्सा काटे, पौधे को अगर सीधा तरह से उसे तनवा ऐसे काट दिया जाएगा तो उसके लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। पौधे के लंबाई में वृद्धि को रोकना हो, यानी लंबाई में ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है, तो उसको क्या करते हैं लोग, ऊपर से पांग देते हैं। बोलते हैं भोजपुरी में क्या, उसको जाके गछिया के पांग दो, ताकि उनका खेत में जाता थे तो झगड़ा होता थे, तो सिर्फ बोलते ऊपर काट देने को बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे तो जानते हैं क्यों क्यों रुक जाता है, उसमें विभजोत्की उत्तक पाया जाता है, यानी कि वैसे पादप उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है। तो शीर्षस्थ विभजकी उत्तक है, शीर्षस्थ। एक होता है पार्श्वस्थ, एक होता है अंतर्वेशी, तीन तरह का विभजकी उत्तक होता है। तो जो शीर्षस्थ विभजकी उत्तक है ना, तो पौधे के जो शीर्ष स्तंभ में पाया जाएगा, यानी कि शिखर वाले हिस्सा में, जब उसको ऊपरी हिस्सा से काट देंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और उसके बाद देखिए जब काटेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पौधा सूख जाएगा, उसके कुछ दिन बाद देखेंगे कि यहाँ से साइड से उसको बोलते हैं ना पचकी निकल जाना, यानी कि छोटा सा एक तना इधर से निकल जाता है, थोड़ा सा इधर से निकल जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग, जिसको रोपण कहते हैं। रोपण वह विधि है जिसमें दो तने को आपस में सहसंबंधन, यानी आपस में उसको अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस तरह के हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोपण या ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक बार फिर से समरी के रूप में एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। हम बोले हैं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसमें किसान अपने से कलम द्वारा, दाब लगाना, रोपण विधि द्वारा पौधे को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब के पौधों में कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। उसके बाद बात करते हैं चमेली के पौधों में दाब प्रोसेस द्वारा कौन सी होता है आपका, कह सकते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं फिर गुलाब में कह सकते हैं, चाहे वो ड्रमस्टिक क्या है ना, सजन, उसमें भी आप ग्राफ्टिंग का प्रोसेस अपना सकते हैं, उसमें भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसको कलम बंधन भी कह सकते हैं, रोपण कहिए चाहे ग्राफ्टिंग कहिए, इसको कलम बंधन भी कह सकते हैं। कलम बंधन, बंधन का मतलब समझ में आता है ना, दो चीज को अटैच करना, दो चीज को जोड़ना, क्या कहलाएगा, बंधन कहलाएगा। तो ये चीज है कौन सी, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कौन सी विधि। तो अभी सुनिए हम क्या क्या चीज बोल दिए। अलैंगिक जनन में सबसे पहला विखंडन, विखंडन के में कौन विधि, द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन हो जाएगा। उसके बाद कौन सी बोले हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन की कितनी विधि, दो विधि, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पूछा जाएगा कि बताइए दूब घास में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है, तो दूब घास में तना द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। क्वेश्चन आएगा कि शकरकंद में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है, तो शकरकंद में जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। उसके बाद बात करते हैं जो शकरकंद में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है कि आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, तो उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन गुलाब में होगा, चमेली में हो सकता है, और कौन सी में बताया है, जो सजन बताए हैं उसमें हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, ये नहीं कि हम ये बोल दिए तो यही होगा, इसके बहुत सारे पौधे होंगे जिसमें ये आपके प्रोसेस होंगे। ओके क्लियर। अब इसमें बात करेंगे कि ये जितने जानने के बाद अभी दो तीन चीजें और जानना है। एक जानने जानते हैं लोग कौन सी, खंडन, खंडन। उसके बाद एक और जानना है, बीजाणु जनन। हाँ, देखो चीज का नाम सुने होंगे लोग, मयूकर, मयूकर का नाम सुने, कैसा होता है। अरे एथी खाए ना, कौन सी उसका एथी सब्जी खाते हैं ना, क्या बोल जाता है उसको, मशरूम, मशरूम खाते हैं ना, उसी की तरह होता है ये। जैसे कि हम लोग कोई चीज बनाते हैं, जैसे ये है, इस पर कपड़ा लपेटिएगा तो गद्दा टाइप का बन जाएगा, तो ये मयूकर ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पे एक बना देते हैं,
ये अगले दिन पूरा विस्तार से समझा देंगे। ऐसे बन जाएगा, इसके अंदर ये वही बीजाणु होगा। जैसे इसको नमी मिलेगा ना, इस मयूकर को जैसे नमी मिलेगा, नमी का मतलब जैसे बरसात के दिन में आप देखे होंगे कि जो पुराना कहीं घर होगा ना लकड़ी वगैरह का, या गोबर के ऊपर गोबर छत्ता निकल जाता है, कहते हैं ना गोबर छत्ता निकला है, यानी छत्ता, सांप का छत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, उस टाइप का जैसे इसको नमी मिलेगा ना, तो मयूकर का बाहरी आवरण फट जाएगा। अब फटने के बाद ये सब बाहर चला आएगा। अब बाहर आके ये छोटे 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 ऐसे जैसे सांप का छत्ता जहाँ पे होगा ना, वहां पे देखिएगा कि एक मेन होगा और छोटा छोटा बहुत सारा दिखाई देगा। वैसे ही आपको एक से अधिक दिखाई देगा, तो इसमें बोलेंगे बीजाणु जनन। खंडन भी होता है, एक और प्रोसेस है इसमें का, उसमें सब लिख दिए हैं। उसके बाद खंडन के बाद रीजनरेशन है, पुनर्जनन। रीजनरेशन स्पाइरोगाइरा में होता है। स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा क्या है, पौधा है कि जंतु है स्पाइरोगाइरा? सवाल है ना। हाँ, स्पाइरो गाइरा, स्पाइरोगाइरा जो है शैवाल है। शैवाल यानी एल्गी है। एल्गी इसमें जो आपका होता है, ये रीजनरेशन की प्रक्रिया इसमें स्पाइरोगाइरा में पुनर्जनन पाया जाता है। ये अपने खोए हुए भाग को यह पुनः प्राप्त कर लेता है। फॉर्मेशन भी इसमें होता है, खंडन भी हो सकता है। इसमें खंडन का मतलब है जब शरीर का कोई भाग खंडित हो जाता है तो फिर उसका न्यू वाला जो खोया हुआ भाग होता है वो प्राप्त कर ले। प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया का नाम सुने होंगे लोग। वो उसकी आकृति ऐसा होता है, बहुत सूक्ष्म जीव है प्लेनेरिया। अब मानकर चलिए कि यहाँ पे हो गया, ये हो गया, इसके शरीर को ऐसे काट दें। कब हिस्सा में, मान के चलिए ये वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है, ये सी वाला हिस्सा है। तो अलैंगिक जनन की जिस विधि में अगर कोई जीव का शरीर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक मतलब नेचुरली तरीके से, चाहे कृत्रिम तरीके, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होगा, मान के चलिए कि आप भाई खिड़की का दरवाजा है बंद कर रही हैं, इसमें छिपकली का पूंछ आके फंस गया है, आप जान के उसको कहा कि जल्दी बंद कर दी, मैंने अपने इच्छा से कुछ बंद कर दी, उसका पूंछवा कट गया, तो वो अपने से थोड़े कटा, हम उसको जबरदस्ती किए तो कट गया, तो वो कृत्रिम तरीके से हो जाएगा। केंचुआ अर्थवर्म देखते हैं ना, जिसको चेरा कहते हैं आप लोग, उसके शरीरवा खंडित रहता है, उसके शरीर को बच्चा क्या करता है, कभी कभी लेकर दो हिस्सों में काट देता है, तो वो अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेता है। जो अंग को खोता है उसको पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी को रीजनरेशन कहेंगे, उसी को पुनरुद्भवन कहेंगे। तब प्लेनेरिया में भी पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। ये अगर इसका शरीर कट जाता है, किसी खंडित हो जाता है, तो कटे हुए भाग को पुनः क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। ये भी क्या करता है आपका केंचुआ, केंचुआ भी अपने खोए हुए भाग को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसको रीजनरेशन कहेंगे, पुनरुद्भवन। तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काइंड्स है। इतना इसमें होने के बाद, यानी इतना प्रोसेस होने के बाद तब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आएंगे। तो हम लोग सिर्फ उसमें उस क्लास में आपको बताए थे, उसका डिफिनीशन सिर्फ लैंगिक जनन, जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो भिन्न जीव यानी मेल्स और फीमेल्स भाग लेते हैं। मेल्स किसको बोलेंगे, तो हम लोग 12th क्लास में हैं, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जिसके द्वारा शुक्राणु या स्पर्म की उत्पत्ति होती है उसको मेल कहेंगे, और जिसके द्वारा ओवम यानी अंडाणु की उत्पत्ति होती है उसको फीमेल्स कहेंगे। अब जैसे नर युग्मक, तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को कौन सी, अंडाणु। तो अब कहिएगा सर जी शुक्राणु होते क्या होते हैं, उससे पूछे ना, तो ये सचल होते हैं। सचल का मतलब जिसमें मोशन हो, गति हो। आई मादा युग्मक की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं, लिखवाए थे, मादा युग्मक की अपेक्षा आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आज जो मादा युग्मक होते हैं जिसको अंडाणु कहते हैं वो अचल होते हैं, यानी कि जिसमें मोशन यानी गति ना हो, और वो आकार में नर युग्मक की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती हैं। तो ये होता है नर युग्मक, मादा युग्मक। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारा चीज है। हो सकता है कि इसमें आपको फिगर न मिले, फिगर के लिए जगह छोड़ दिए होंगे, इसमें कहीं देखिएगा ना तो कहीं कहीं जगह खाली होगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो इसका मतलब कि उसके नीचे फिगर है। वो कौन सा फिगर होगा आप उस दिन पढ़ के आइएगा ना, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत, पूछना है कुछ, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, कौन सी, ये वाला देखना है, दीजिए देखिए, दे दीजिए। गेटवे, पूछना है, सेव कर दें, क्या होगा, जाने दीजिए। सेव करके क्या करेंगे, ये क्लास आप लोग को नहीं जाएगा, ये रफली क्लास जब बढ़िया क्लास करेंगे ना वो आपको रिकॉर्डिंग जाएगा। ये रफली क्लास कर रहे हैं हम, सर से ही क्लास नहीं भेजेंगे आपको।
ये मिल जाएगा ऑफिस में। ये आपका ग्रुप चल रहा होगा तो ग्रुप में मिल जाएगा। कोई डाउट है, पूछना है कुछ?